नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आरओ एग्ज़ाम रिवीजन सीरीज़ का ये 8वाँ वीडियो है, 7 वीडियोज़ ऑलरेडी मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज के क्लास में जिन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे वो हैं इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के काफ़ी शानदार क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। कल का क्लास देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और आपका जो जनरल साइंस का सेशन है वो होगा और ज्योग्राफी के बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस कल के लिए मैंने तैयार किए हैं। आप सभी को पता है कि इस सीरीज़ के माध्यम से आरओ एआरओ एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है उसको प्रश्न और प्रश्नों की व्याख्या के माध्यम से मैं आपको कवर करा रहा हूँ और मैं ये आशा करता हूँ कि आपका जब एग्ज़ाम होगा और इस सीरीज़ को आप ठीक तरीके से फॉलो करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को ठीक तरीके से समझते हैं, देखते हैं, तो एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ कथन दे रखे हैं नाबार्ड के संबंध में और इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पहला है, नाबार्ड की स्थापना 5वें 5 ईयर प्लान के दौरान हुई थी और दूसरा कथन है कि इसकी स्थापना एक समिति की सिफारिशों पर की गई थी जिसका नाम था शिवरामन समिति। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन नाबार्ड के संबंध में सही हैं। नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था और नाबार्ड की स्थापना जिस समिति की सिफारिश पर की गई थी उसका नाम था शिवरामन समिति। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसी को संक्षेप में हम बोलते हैं नाबार्ड। हिंदी में बोलेंगे इसको राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसकी जो आरंभिक पूंजी थी, ठीक है, 100 करोड़ की आरंभिक पूंजी के साथ में इसको स्थापित किया गया था। हेड ऑफिस इसका मुंबई में है सर। इसका गठन योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरामन, ठीक है, इन्हीं के नाम पर इस समिति का नाम शिवरामन समिति रखा गया था। तो बी शिवरामन की अध्यक्षता में 30 मार्च 1979, ठीक है, 30 मार्च 1979 को एक समिति गठित की गई थी, शिवरामन समिति, और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, नाबार्ड जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। दूसरा प्रश्न है, गरीबी से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है द बॉटम बिलियन। तो बॉटम बिलियन पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको लिखा है पॉल कोलियर ने। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक राइटर हैं गुन्नार मिर्डल, इनके द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई हैं? एशियन ड्रामा, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, ये पूरा एक ही पुस्तक का नाम है। ठीक है, एशियन ड्रामा, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, द चैलेंजेस ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी, ये इसकी दूसरी किताब है। इसके बाद में ये बहुचर्चित किताब है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, दादा भाई नौरोजी, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा है इनके बारे में। पृथ्वीश चंद्र रे, इनके द्वारा लिखी गई है द पॉवर्टी प्रॉब्लम इन इंडिया। ये सारी पुस्तकें जो हैं ये गरीबी को आधार बना करके लिखी गई हैं, ठीक है, या पॉवर्टी के ऊपर लिखी गई हैं। मोहम्मद यूनिस, ये पाकिस्तान के एक प्रमुख अर्थशास्त्री थे, इनके द्वारा अ वर्ल्ड ऑफ 30, बैंकर्स टू द पुअर्स, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी, ये 3 पुस्तकें लिखी गई हैं। इनके अलावा जॉर्ज गिल्डर, इनके द्वारा लिखा गया है वेल्थ एंड पॉवर्टी। अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो, इनके द्वारा पुअर इकोनॉमिक्स नामक बुक लिखी गई। जेफरी सेच के द्वारा द एंड ऑफ पॉवर्टी लिखा गया। मार्क लुड्स के द्वारा अनपॉवर्टी लिखी गई और टिमोथी केलर के द्वारा जेनरिस जस्टिस और डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये पुस्तक लिखी गई थी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, कमजोर वित्तीय संकेत देने वाले बैंकों की निगरानी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किए गए त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क, जिसको पीसीए फ्रेमवर्क कहते हैं, इसमें एक संकेतक के रूप में कौन सा जो मापदंड है वो शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कुछ मापदंडों के नाम दे रखे हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं? त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से कौन सा शामिल नहीं है इस फ्रेमवर्क में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 हैं, देखिए, पूंजी, एक उत्तोलन, तीसरा परिसंपत्ति गुणवत्ता और चौथा है परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ। तो ये चौथा वाला जो संकेतक है, मापदंड है, ये इसमें जो है फ्रेमवर्क में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जो टर्म इसमें यूज हुआ है, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही फ्रेमवर्क,
ये क्या है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत कमज़ोर वित्तीय संकेत देने वाले जो बैंक होते हैं उनको आरबीआई की निगरानी में रखा जाता है, ठीक है? इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी। 3 मापदंड कुल इसके हैं जिसके अंतर्गत ये फ्रेमवर्क काम करता है। वो 3 फ्रेमवर्क कौन-कौन से हैं? 3 मापदंड कौन-कौन से हैं सॉरी? पूँजी यानी कैपिटल, परिसंपत्ति गुणवत्ता यानी एसेट की क्वालिटी क्या है और उत्तोलन यानी लेवरेज। तो इसके 3 मापदंड हैं जिसके आधार पर ये फ्रेमवर्क जो है वो कमज़ोर वित्तीय संकेत देने वाले बैंकों को देखता है। उद्देश्य क्या हैं इसके? पीसीए फ्रेमवर्क के उद्देश्य हैं उच्च जोखिम वाले उधार को नियंत्रित करने के लिए नियामकों, निवेशकों और जो जमाकर्ता होते हैं उनको सतर्क करने का काम करना। दूसरा है कि समस्त वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक पर्यवेक्षी हस्तक्षेप को सक्षम बनाना। और तीसरा है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। इससे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था गैर निष्पादित परिसंपत्तियां क्या होती हैं, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, आपको पता होगा अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की समस्या को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी बाजारी हस्तक्षेप के रूप में कार्य करना। देखिए इकोनॉमिक्स का जब भी सेशन आता है तो मैं ये समझता हूँ कि जो भी जिन्होंने के इकोनॉमिक्स का बेसिक्स नहीं पढ़ा है या एनसीईआरटीज़ जिन्हें नहीं पढ़ी हैं या जो बेसिक किताबें काफ़ी सारी मार्केट में मिलती हैं हर सब्जेक्ट की, तो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो उसके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती होगी। तो मैं कई बार कह चुका हूँ कि जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी पेपर में टाइम है, तो एनसीईआरटी की पूरी सीरीज चैनल पर पड़ी हुई है। 9th से लेकर के 12th तक मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की बुक्स को अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वहाँ से अगर आप नहीं देखना चाहें, मतलब बहुत ज़्यादा 9th 10th नहीं देखना चाहें तो 11th 12th का ज़रूर देख लेना, 1-2 दिन में उसको निपटा दोगे आप, ठीक है? और इसके अलावा भी एक मतलब एनसीईआरटी से इतर, एनसीईआरटी से अलग एक इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, चैनल पर जाके देखना। तो वहाँ पे भी मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं एनसीईआरटी के, वो सारे के सारे वहाँ पे क्लियर कर रखे हैं। मतलब जो एनसीईआरटी का एक फंडामेंटल जो क्वेश्चंस आते हैं, जो कि पहले भी पूछे जाते हैं, जिनमें चेंजेस नहीं होता है जनरली, वो सारी चीज़ें वो मैंने वहाँ पे पहले से ही कंप्लीट करा रखी हैं। बाकी इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आपके करंट रिलेटेड भी होते हैं, तो वो जो है साल दर साल अपडेट होते रहते हैं। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इकोनॉमिक्स की जो कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं होता, पुरानी हैं वो ऐसी ही चली आ रही हैं, तो उसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारी चीज़ें जो चेंजेबल नहीं है, वो मैंने पहले से ही यहाँ पे कंप्लीट करा रखी हैं, तो जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो एक बार ज़रूर देखना, ठीक है? बाकी फिर समस्या बनी रहेगी, ये खत्म नहीं होगी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है? देखिए मुद्रा के कार्यों को प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो प्राइमरी जो काम हैं मुद्रा के, वो क्या-क्या हैं? ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला है कि मूल्य का मापन करना, ठीक है? भाई मूल्य का मापन करना, आपके पास कितने पैसे हैं, ये आप कैसे पता लगाओगे? ये मुद्रा की सहायता से ही तो पता लगाओगे, आपकी जेब में कितने पैसे हैं, ₹100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं। ये हम कैसे क्लियर करते हैं? क्योंकि हमें अपनी मुद्रा का मूल्य पता होता है, ठीक है? तो मुद्रा का एक काम हो गया, ये प्राइमरी वर्क है कि किसके पास कितने पैसे हैं या मुद्रा कितनी है, इसका पता लगाना यानी मूल्य का मापन करना, ये मुद्रा का एक प्राइमरी वर्क है। इसके अलावा मुद्रा विनिमय का साधन होती है, ठीक है? आप भी जो भी सामान खरीदते हैं, मार्केट जाते हैं या कहीं से भी कुछ भी मँगाते हैं, तो सामान मँगाते हैं, सामान के बदले में आप अपनी करेंसी सामने वाले व्यक्ति को देते हैं। तो वहाँ पर क्या किया आपने? एक विनिमय किया, एक्सचेंज किया, है ना? सामान का एक्सचेंज किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से, ठीक है? तो मुद्रा जो है विनिमय का साधन होता है। तो ये दोनों काम जो है, पहला दूसरा, मूल्य का मापन करना और विनिमय का साधन, ये मुद्रा के प्राइमरी कार्य हैं। बाकी मूल्य का संग्रहण करना और राष्ट्रीय आय का पुनर्वितरण करना, ये मुद्रा के प्राथमिक कार्यों के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है? तो पहला दूसरा सही है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक कार्य। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है मूल्य का मापन करना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और मुद्रा क्या होती है? विनिमय का साधन होती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? जितने भी लेन-देन हमारे होते हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। द्वितीय कार्यों में क्या-क्या आता है? द्वितीय कार्यों में आता है मूल्य का संग्रहण करना, मूल्य का हस्तांतरण करना और विलंबित भुगतान मुद्रा। ये सारी चीज़ें इसके सेकेंडरी कार्यों में आती हैं। 5वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, इसकी शुरुआत यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत जो है, मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति, ये थीम है इसका। इस थीम के साथ 1 जनवरी 2017 को एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में इसको स्टार्ट किया गया था। पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि इस योजना का लाभ केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाता है।
तीसरा कथन है, इस योजना को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया है। और चौथा कथन है, इसके अंतर्गत कुछ 5,000 रुपए की सहायता राशि जो भी माताएं होती हैं उनको प्रदान की जाती है और 2 किस्तों में ये दी जाती है। तो इसमें से केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है? दूसरा वाला यानी इस योजना का लाभ किसको मिलता है? पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान ही दिया जाता है, गर्भवती महिलाओं को और जो भी माताएँ स्तनपान कराती हैं उनको। और इस योजना को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुसरण में लागू किया गया था, ये भी सही है। चौथा वाला जो दे रखा है कि 5,000 रुपए की सहायता राशि, देखिए सहायता राशि इतनी ही है लेकिन 2 किस्तों में नहीं, 3 किस्तों में दी जाती है। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ से गलत हो जाता है सर, ठीक है? इसके बारे में और जानते हैं। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से संपूर्ण भारत में की गई थी। केंद्र की योजना है। थीम इसकी मातृशक्ति राष्ट्र शक्ति है। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार करना और नकदी प्रोत्साहन, यानी जो 5,000 रुपए की राशि दी जा रही है, वो नकदी प्रोत्साहन है। इसके माध्यम से अल्प पोषण का जो प्रभाव है, ठीक है? लो न्यूट्रिशन का जो इफ़ेक्ट है उसको कम करना। इस योजना का लाभ किसी भी परिवार के केवल पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दिया जाता है। 5,000 रुपए की सहायता राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। 2 किस्तों में नहीं दी जाती, 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त गर्भावस्था का पंजीकरण जब व्यक्ति के द्वारा कराया जाता है, तब दी जाती है 1,000 रुपए। दूसरी किस्त कब दी जाती है? लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच करा सकते हैं। यानी जो भी बच्चा है उसकी डिलीवरी से पहले 6 महीने की जब उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस टाइम पर डिलीवरी से पहले एक जो जाँच होती है, उस टाइम पर दूसरी किस्त दी जाती है 2,000 रुपए। और तीसरी जो 2,000 रुपए की किस्त है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है और उस जन्म का पंजीकरण हो जाता है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन जब करा देते हैं, तो उसको उसके बाद में कुछ टीके लगते हैं, बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी। ये जो पहले टीके लग जाते हैं, इनका चक्र स्टार्ट हो जाता है टीके लगने का, और जन्म का पंजीकरण हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद में तीसरी किस्त जो है, वो प्रदान की जाती है। इस योजना को पहले एक अन्य नाम से जाना जाता था। इसको कहा जाता था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ठीक है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना इसको कहा जाता था। और 2010 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। बाद में इसका नाम बदल करके ये कर दिया गया। छठवां क्वेश्चन है, कुछ संगठन दे रखे हैं, उनकी स्थापना को सही कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। एक नेफेड है, दूसरा संगठन आपका ट्राइफेड है, तीसरा एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, और चौथा है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, ठीक है? तो इसमें से देखेंगे, सबसे पहले स्थापना हुई थी नेफेड की, उसके बाद में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी की स्थापना हुई, इसके बाद में एफसीआई की स्थापना हुई, और फिर सबसे लास्ट में इन चारों में से ट्राइफेड की स्थापना हुई। चारों को समझते हैं नीचे कि इनसे जुड़ी जुड़ी कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सबसे पहले हम नाफेड को देखते हैं। नाफेड को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। 2 अक्टूबर 1998 को ये स्थापित हुआ। ये भारत में कृषि उत्पादों के लिए विपणन सहकारी समितियों की एक शीर्ष एजेंसी के रूप में काम करता है, जिसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। तो नाफेड का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। इसके बाद में एनसीडीसी, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई 13 मार्च 1963 को। इसका भी एनसीडीसी का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक है? और एक सांविधिक निगम है, जिसकी स्थापना सहकारिताओं के माध्यम से आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से संसद द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, उसके द्वारा की गई थी, ठीक है? एनसीडीसी। आगे देखते हैं काम क्या-क्या है इसके एनसीडीसी के। कृषि उपज, खाद्य सामग्री, कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुएं जैसे फर्टिलाइजर हो गए, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि से जुड़ी हुई मशीनरी, ठीक है? साबुन, मिट्टी का तेल, कपड़ा, रबर, इनका जो प्रोडक्शन होता है, फिर इनकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इनकी मार्केटिंग होती है, विपणन होता है, भंडारण, स्टोरेज, ठीक है? और इनके खरीदा-बेची से जुड़ी हुई जितने भी कार्यक्रम होते हैं, आयात-निर्यात से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उनका आयोजन एनसीडीसी के द्वारा कराया जाता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई आता है इसके बाद में। 1965 14 जनवरी को इसकी स्थापना हुई, ठीक है? और किस अधिनियम के तहत एफसीआई की स्थापना हुई? खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत इसको स्थापित किया गया, जिसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। उद्देश्य क्या रहता है एफसीआई का? किसानों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस सिस्टम जो होता है उसके तहत देश भर में जो खाद्यान्न होते हैं उनका वितरण कराना, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के प्रचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को
बनाए रखने का काम जो है वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होता है। इसके बाद में आपका ट्राइफेड आता है। ट्राइफेड को बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना इसकी 1987 में हुई थी। इसको बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1984 का ये अधिनियम है। इसके तहत रजिस्टर्ड किया गया था, पंजीकृत किया गया था। ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक राष्ट्रीय स्तर की सीड्स एजेंसी के रूप में, संस्था के रूप में जानी जाती है। इसका हेड ऑफिस भी न्यू दिल्ली में है। काम क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य क्या है इसके? जनजातीय लोगों का सामाजिक, आर्थिक विकास करना, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण, सूचना के साथ में जो भी ट्राइबल लोग हैं, उनका सशक्तिकरण करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना। 7वां प्रश्न है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, ये किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक जो है ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस तरीके के प्रश्न भी आपको आयोग के द्वारा जो आयोजित कराई जाती हैं परीक्षाएं, उनमें देखने को मिले होंगे। कोई भी इंडेक्स है या कोई भी सूचकांक है, वो किस एजेंसी के द्वारा उसको जारी किया जाता है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे गए हैं पूर्व में। तो कुछ प्रमुख जो सूचकांक हैं वो किस किस संस्था के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी आपको दी जा रही है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक ये ट्रेस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है सर, ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबद्ध जो एजेंसी है, जिसका नाम है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है इसको जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है। बहुराष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट आती है। इसकी रिपोर्ट जो है मैंने वैसे डाली हुई है चैनल पर, देख लेना उसको एक बार। मानव विकास रिपोर्ट जो है ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा लॉन्च की जाती है, यूएनडीपी के द्वारा। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक की अगर हम बात करें तो ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है, और इसी संस्था के द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भी जारी किया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होती है, प्रसन्नता रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। और विश्व वन स्थिति रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, वो खाद्य और कृषि संगठन एफएओ, ठीक है, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। 8वां है प्रछन्न बेरोजगारी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो प्रछन्न बेरोजगारी का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था रैगनर नर्क्स ने, ठीक है। और इसके अलावा गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत और संतुलित विकास का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत और हैं, ये भी रैगनर नर्क्स के द्वारा दिए गए थे। प्रछन्न बेरोजगारी क्या होती है, ये सभी आप जानते ही होंगे, ठीक है, बड़ी कॉमन सी चीज़ है। और इसी ऐसी चीज़ों के लिए तो मैं बोल रहा था कि आपको जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं वो पहले क्लियर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेसिक्स क्लियर करने नहीं बैठे हैं हम यहाँ पे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि एक तो ये है कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं और कहाँ-कहाँ से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस तरीके के प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ-साथ उन प्रश्नों के माध्यम से उसके निकटवर्ती जितने भी टॉपिक्स हैं, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बन सकती है, ठीक है, उसके आसपास की चीज़ों को भी मैं कवर करके यहाँ से चल रहा हूँ। अब यहाँ पर हम बेसिक्स क्लियर करेंगे तो कहीं न कहीं हम अपने मूल उद्देश्य से भटक जाएँगे, तो इस वजह से अपने बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं बीच-बीच में इसी वजह से वीडियो में बताते चलता हूँ कि ये वाला आपका जो चीज़ है ये कहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि बेशक देखिए हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली हुई हैं, जिनको अक्सर लोग जो है पेड क्लासेस में कराते हैं, या जो भी कोर्स वगैरह आप कहीं से लेते हैं, बड़ी-बड़ी कोचिंग्स हैं या संस्थाएँ हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें पेड फॉर्मेट में दी जाती हैं, पेड कोर्सेज़ के रूप में दी जाती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही यहाँ पे करा रखी हैं, ठीक है? जैसे ज्योग्राफ़ी की बात हम करते हैं अक्सर करके, आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं ये कहता हूँ देखिए हर सब्जेक्ट का जो एक सोर्स रहता है हर आदमी का, वो अपने-अपने हिसाब से अपने सोर्स सभी चुनते हैं।
लेकिन एक सोर्स ज़्यादातर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम जो लोग होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं, उनका ज्योग्राफ़ी को लेकर के जो सोर्स रहता है, वो एनसीईआरटी रहता है। और पर्सनली ये मेरा भी मानना है, जितना भी मैंने प्रश्न पत्रों का अवलोकन किया, जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं अब तक, तो मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने क्लास 6 से लेकर के 12th तक की जो ज्योग्राफ़ी एनसीईआरटी की, वो बहुत अच्छे तरीके से, पढ़ना नहीं मतलब अच्छे तरीके से अगर पढ़ी है, पढ़ने से सिर्फ़ मतलब नहीं है, मतलब उसको कवर किया हुआ है ठीक तरीके से, उस पर टाइम लगाया है थोड़ा-सा, समझा है चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी दूसरे सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास करके यूपीपीएससी जो परीक्षाएँ लेता है, उसके लिए, है ना? आपको जो फैक्ट्स वगैरह रहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, वो उसमें नहीं मिलते हैं, उसके लिए आप कोई भी बुक मार्केट में आती हैं, तो फैक्ट्स वगैरह आप वहाँ से कर लीजिए। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ की अगर बात करेंगे, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में मिल जाती हैं, है ना? तो अभी जैसे आपके पास अगर टाइम नहीं है 6 से 12 का पढ़ने का, तो मैं सलाह दूँगा कि आप 9th की एक बुक पढ़ लीजिए, वो पूरी पढ़ी हुई है, उस पे मैंने चैप्टर वाइज़ सबको कराया हुआ है, हर चैप्टर का एक वीडियो है। 9th की बुक पढ़ लीजिए और 11th-12th को ज़रूर पढ़ लेना, खास करके 11th की फिजिकल ज्योग्राफी को ज़रूर पढ़ लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली वहाँ से आपको मिलते हैं, आयोग की परीक्षाओं में, ठीक है? तो 9th का और 11th-12th का ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ढूँढेंगे प्लेलिस्ट में तो मिल जाएगा वो सारी चीज़ें। तो ये बेसिक्स ज़रूर क्लियर कर लें पहले अपने, बाकी चीज़ें तो चलती रहेंगी। उद्यम पूंजी उद्योग नेक्स्ट क्वेश्चन है। उद्यम पूंजी उद्योग में यूनिकॉर्न शब्द जो है, ये कितने मूल्य निर्धारण तक पहुंचने वाले किसी स्टार्टअप को जो है निर्दिष्ट करता है, किसको इंगित करने का काम करता है। यूनिकॉर्न मतलब किसको कहा जाता है, तो कोई भी ऐसा स्टार्टअप जो 1 बिलियन डॉलर की जो उसकी वैल्यूएशन होती है वो पूरी कर लेता है, तो उसको यूनिकॉर्न शब्द दे दिया जाता है। यूनिकॉर्न शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था एलन ली के द्वारा 2013 में। 2013 में सबसे पहले ये टर्म यूज किया गया था यूनिकॉर्न, ठीक है। और इस टर्म को यूज करने वाले व्यक्ति कौन थे, एलन ली। और ये किसके संस्थापक हैं, काय बॉय वेंचर्स के संस्थापक हैं। इनके द्वारा सबसे पहले यूनिकॉर्न शब्द को यूज किया गया था। 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की मार्केट वैल्यूएशन जिन कंपनीज की होती है, उनको सुपर यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। 1 बिलियन डॉलर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, यूनिकॉर्न होता है 1 बिलियन डॉलर। और 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नेटवर्थ जिनकी होती है, उनको सुपर यूनिकॉर्न कहते हैं। हुरुन अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अगर बात करें, तो इसके अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न किस देश में है, यूएसए में 666 के आसपास। चाइना दूसरे स्थान पर आता है यूनिकॉर्न्स के मामले में, और भारत जो है इस संबंध में तीसरा स्थान रखता है। लगभग 68 के आसपास यूनिकॉर्न भारत में है। तो भारत यूनिकॉर्न के मामले में वैश्विक दृष्टि से देखें तो तीसरे स्थान पर है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए भारत के मामले में हम बात करें, तो किस शहर में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, तो ये बैंगलोर में है, ठीक है। देश में स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा अगस्त 2021 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था समृद्ध कार्यक्रम। 10वां प्रश्न है, वित्तीय संपत्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम यानी सरफेशी अधिनियम संसद के द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये अधिनियम सर 2002 में आया था। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कुछ कार्यक्रम और योजनाओं के नाम हैं, ये पहले से ही मैंने मैच कर रखे हैं। महिला रोजगार और प्रशिक्षण कार्यक्रम 1986-87, राष्ट्रीय महिला कोष 1993 में स्थापित हुआ, स्वाधार योजना लॉन्च हुई 2001-2 में, जननी सुरक्षा योजना 2005 में स्टार्ट करी गई, ठीक है। ये कुछ संस्थान दे रखे हैं यहाँ पे आपको, राष्ट्रीय आवास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सिडबी, एक्सिम बैंक। इनकी स्थापना के आधार पर इनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी इसमें से, जो भी आपके रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण, उसकी स्थापना हुई। इसके बाद में एक्सिम बैंक एस्टेब्लिश हुआ, फिर राष्ट्रीय आवास बैंक, फिर इसके बाद में चौथे स्थान पर सिडबी। वन बाई वन सभी को देखते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक इसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1975 में हुई। किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, नरसिम्हन समिति। कोई भी संस्था है या कोई भी ऐसा निकाय है और वो किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था, ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, तो समिति का नाम विशेष रूप से याद रखेंगे। स्थापना 1975 में हुई सर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की, और किस समिति की सिफारिश पर हुई, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। और एक अधिनियम लाया गया था 1976 में, उसके द्वारा इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये अधिनियम था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, ठीक है। इन बैंकों का जो रेगुलेशन है, विनियमन है, वो आरबीआई के साथ साथ नाबार्ड भी करता है।
इन बैंकों में केंद्र सरकार, राष्ट्रीय बैंक और संबंधित जो राज्य सरकारें होती हैं, उनकी जो हिस्सेदारी होती है, वो 50%, 35% और 15% के हिसाब से होती है। यानी जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50% होती है, 35% हिस्सेदारी होती है जो भी हमारे नेशनल बैंक्स हैं उनकी, और 15% जो हिस्सेदारी है वो जिस राज्य में ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उस राज्य सरकार की होती है। ठीक है। एग्जिम बैंक इसके बाद में आता है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। एग्जिम मतलब इसको नाम से ही आप देखेंगे तो XIM लिख रहा है। ई एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, IM का मतलब इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, यानी आयात निर्यात बैंक भी इसको कहते हैं। ये भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली एक वित्तीय संस्था है। बैंक उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के माध्यम से उद्योगों और एसएमई के लिए विकास इंजन के रूप में ये काम करता है एग्जिम बैंक। इसमें प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात, उत्पादों का विकास, निर्यात उत्पादन, निर्यात विपणन, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट और विदेशी निवेश जैसी चीजें शामिल की जाती हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक आता है। स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुई थी। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली में है। ये बैंक जो है, राष्ट्रीय आवास बैंक, ये आरबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली बैंक है। ठीक है। इस पर पूरा नियंत्रण किसका रहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रहता है। इसके बाद में सिडबी आती है। इसका उद्देश्य है पुनर्वित्त सुविधाएं और उद्योगों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करना, कम समय के लिए ऋण प्रदान करना। ये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र जो होता है, MSME सेक्टर जो होता है, उसकी सीड्स वित्तीय संस्था के रूप में ये कार्य करता है। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। मुख्यालय इसका लखनऊ में है। और सिडबी को, जैसे कि ऊपर बताया है मैंने, सिडबी को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, विनियमित किया जाता है, और इसका पर्यवेक्षण भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद में सुमेलन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। कुछ योजनाएं दे रखी हैं, उनको मैच करना है। ऑलरेडी मैच मैं करके रखता हूँ इन चीज़ों को। ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नहीं चला रहे हैं, हम प्रश्नों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और ये चीज़ें जहाँ तक संभव हो हमको थोड़ा सा बार बार इनको रिकॉल करना है, चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है। ग्राम उजाला योजना ये 2021 में जारी की गई थी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ये 2020 में चालू हुई। धरोहर गोद लो परियोजना 2017 में, और परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड योजना 2012 में। कुछ फसल हैं, उनसे संबंधित रोग हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाकी सब सुमेलित हैं, धान को छोड़ करके, क्योंकि जो हरित बाल वाला जो रोग है, ये वाला, ये धान में नहीं होता है, बाजरे में पता है। बाकी बाजरे में अरगड़ रोग भी होता है, मटर में बुकनी रोग होता है, उकठा या विल्ट रोग जो होता है वो चने की फसल में होता है। ठीक है। और हरित बाल जो है ये बाजरे की फसल में जो है पाया जाता है। इसमें बाजरे की बालियों के स्थान पर टेढ़ी मेढ़ी हरी पत्तियां सी बन जाती हैं, और जिससे जो पूरी बाली है बाजरे की, ठीक है, वो झाड़ू जैसी दिखाई देने लगती है, और पौधे उसके छोटे रह जाते हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा नहीं हो पाती है। कौन से कथन सही है? पहला है, भारत में मेघालय जो है शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है, भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसी तरीके से तीसरा है, भारत में असम जो है वो इरी रेशम का सबसे बड़ा जो है प्रोडक्शन करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और भारत में कर्नाटका जो है ये मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। इसमें से कौन से सही हैं वो देखना है, तो इसमें से दूसरा तीसरा सही है। भारत में झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत में असम जो है वो इरी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। आइए विस्तार से थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। भारत में कर्नाटक जो है शहतूत रेशम या मलबरी रेशम, इसका सबसे बड़ा उत्पादक के रूप में जाना जाता है। झारखंड टसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बाकी के जो दो स्टेटमेंट दे रखे थे उसको देखें तो भारत में असम जो है, ठीक है, ये इरी रेशम और मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है। तो इरी और मूंगा रेशम की बात करें तो असम, टसर रेशम की बात करें तो झारखंड, और सहतूत पर जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके द्वारा जो रेशम का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है। एमएसपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला, कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी जिसको कहते हैं, ठीक है, सीएसीपी, इसी को बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो इसके द्वारा 25 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी की घोषणा की जाती है। दूसरा है, यह किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम मूल्य निश्चित करता है। तीसरा है, गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य की मंजूरी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा प्रदान की जाती है। तो देखिए, इसमें से जो तीसरा वाला कथन है, गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य, पहले तो ये समझिए कि जो एमएसपी होता है वो गन्ने के लिए नहीं होता है, ठीक है,
एमएसपी 22 फसलों के लिए होता है, उन फसलों को मैंने आगे इस वीडियो में आपको बताया है। उचित और लाभकारी मूल्य ये गन्ने के लिए निर्धारित किया जाता है और इसकी मंजूरी कृषि और लागत मूल्य आयोग के द्वारा नहीं की जाती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला 25 फसलों के लिए एमएसपी की बात हो रही है, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत है। दूसरा जो एमएसपी होता है किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करता है, ये सही है। दूसरा कथन सही है। विस्तार से जानते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। इसको एफआरपी कहते हैं। अधिदिष्ट फसलों में 14 खरीफ की फसलें होती हैं, 6 रबी की फसलें होती हैं, 2 अन्य जो कमर्शियल क्रॉप होती हैं वो शामिल होती हैं। इस तरीके से 14, 6, 20 और 2 22 फसलें हो जाती हैं। इसके अलावा तोरिया की फसल और नारियल के जो एमएसपी हैं, न्यूनतम समर्थित मूल्य हैं, उनका निर्धारण सरसों और सूखे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों के आधार पर किया जाता है। गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा प्रदान की जाती है। एमएसपी जो होता है किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ ही खाद्य सुरक्षा फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ावा देता है। एमएसपी यानी कि एक न्यूनतम मूल्य निश्चित कर दिया जाता है कि इससे कम पर जो है ये नहीं खरीदा जाएगा, कोई भी क्रॉप है किसान का, इससे ज़्यादा ही मूल्य जो है इनको बढ़ा करके दिया जाएगा। तो जो ज़्यादा नुकसान जो है किसानों का नहीं हो, इस वजह से एक लोअर जो लिमिटेशन है वो निश्चित कर दी जाती है कि इससे कम पर कोई भी नहीं खरीद सकता, इतना तो कम से कम जो है होना चाहिए। और ये किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, जो भी लागत होते हैं कृषि के, बीज की कीमत, पानी की कीमत, है ना? और जो भी अन्य चीज़ें, जुताई, बुवाई, कटाई, ये सारी चीज़ें हैं, इनकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर फसल का रख दिया जाता है। इसी को हम एमएसपी कहते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग क्या है? ये भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, यानी ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आता है, सीएसीपी अपना। ये जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था और ये एक तरह की कैसी संस्था है? सलाहकारी। ये केवल सलाह दे सकती है, ठीक है? सिफारिश कर सकती है सरकार से किसी भी फसल के मूल्य के संबंध में। लेकिन इसकी जो सलाहें होती हैं वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, ठीक है? सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती हैं, सलाह दे सकता है, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको माने या ना माने। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? ये कुछ रोगों के नाम हैं, फसल सामने दे रखी हैं। वाट रोग आलू में होता है, सही है। टिक्का रोग ये मूंगफली में होता है। किट्टू रोग ये गेहूं की फसल में होता है। लाल सड़न रोग जो होता है ये गन्ने में होता है, बाजरे में नहीं होता, ठीक है। और ये जो लाल सड़न रोग है ये एक कवक के द्वारा होता है जिसका नाम है कॉलेटोट्रिकम फाल्केटम, ठीक है। गन्ने की फसल का रोग है। इससे क्या होता है, गन्ने के तने और पत्तियां जो हैं उसमें लाल धारियां टाइप की पड़ जाती हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, अनुसंधान संस्थान हैं और वे कहाँ पर अवस्थित हैं। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बकरी अनुसंधान संस्थान ये मथुरा में है। चारा अनुसंधान संस्थान ये झांसी में है और केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान ये मेरठ में है। इसके बाद में नीचे 2 कथन दे रखे हैं। पहला है सतत विकास जो है ये मानव समाज के कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। और कारण दे रखा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकताएं पूरी करे। दोनों कथन सही हैं। समझिए सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जहाँ पे बात की जा रही है, सतत विकास के बारे में। सतत विकास एक ऐसा टॉपिक है, इससे हर साल लगभग एक प्रश्न आयोग पूछता रहा है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास क्या है कि आज हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। उन संसाधनों का दोहन हम किस तरीके से करते हैं? क्या हम उन संसाधनों का दोहन इस तरीके से करते हैं कि हम सिर्फ़ अपनी आवश्यकताएँ पूरी करें और उन संसाधनों को इस तरीके से दोहित कर दें कि हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए वो चीज़ें बचें ही नहीं? तो ये सतत विकास नहीं होता है। सतत विकास को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, हम उनका उपयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारी आवश्यकताएँ तो पूरी हो ही रही हैं, इसके साथ-साथ हम उन रिसोर्सेज़ का उपयोग करते हुए ये भी ध्यान में रख रहे हैं कि हमसे बाद में भी कोई जनरेशन आएगी, हमसे बाद में भी लोग होंगे। उनके लिए भी, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी नेचुरल रिसोर्सेज़ या हमारे जो भी संसाधन हैं, वो बचे रहें। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भविष्य की जनरेशन्स को ध्यान में रखते हुए करना ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है, कथन कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। 20वां प्रश्न है, तिलहन जो होता है भोजन में वसा का मुख्य स्रोत होता है। वसा यानी फैट,
ठीक है? कारण क्या दे रखा है कि इसकी आपूर्ति सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि के द्वारा होती है। तो देखिए जितनी भी फसलों के नाम दे रखे हैं, चाहे सरसों हो, तिल हो, अलसी हो, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सभी से खाद्य तेल हमको मिलता है। यानी ऐसा ऑयल इनसे मिलता है जिसको हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं। सरसों का तेल भी यूज़ करते हैं, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूरजमुखी सबके जो तेल हैं, वे हमारे खाद्य जीवन का हिस्सा हैं। और इनसे हमको क्या मिलता है? वसा मिलता है। तो ये तिलहन जो है यानी ऐसे फसल जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है, तो वो सारी तिलहन फसलें कहलाती हैं। तो वसा का हमारा जो मुख्य स्रोत है वो क्या होती है? हमारी तिलहन फसलें होती हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, कुछ पदार्थ दे रखे हैं, उनके अग्रणी उत्पादक देश कौन से हैं, ठीक है? चुकंदर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? रसिया में होता है। प्राकृतिक रबर जो है, नेचुरल रबर, ये थाईलैंड में होती है सबसे ज़्यादा। कोकोनट इंडोनेशिया प्रोड्यूस करता है सबसे ज़्यादा। और ग्रीन कॉफ़ी जो है ये ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है। नींबू का डाइबैक रोग किसके द्वारा होता है? आयरन की कमी से, ये गलत है, ठीक है? आयरन की कमी से ये नहीं होता है। धान में खैरा रोग बाकी जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर में हार्ट रोग जो होता है वो बोरॉन तत्व की कमी से होता है। और पत्ता गोभी में जो विप्टेल रोग होता है, ये ठीक है? विप्टेल है ये ना की जगह पे वाह समझेंगे आप इसको, विप्टेल। तो विप्टेल रोग जो होता है पत्ता गोभी में, ये मोलिब्डेनम तत्व की कमी से होता है। बाकी नींबू का जो डाइबैक रोग होता है ये तांबा की कमी से होता है, ठीक है? जैविक कृषि के लाभ क्या हैं? पहला है कि स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग, सस्ते आगतों के कारण निवेश पर ज्यादा प्रतिफल, और बढ़ती मांग के कारण निर्यात से अधिक आय की संभावना। आजकल जैविक कृषि का बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से कैसे प्रचलन बढ़ रहा है धीरे धीरे। लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो प्रोडक्शन के चक्कर में, उत्पादन के चक्कर में धीरे धीरे क्या होती जा रही है? टॉक्सिक होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। हम बहुत सारे हानिकारक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे हानिकारक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, है ना? तो उससे कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें निकल करके आ रही हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के रूप में, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत सारी बीमारियों का कारक बन रही हैं। तो इससे धीरे-धीरे सोसाइटी में क्या हो रहा है, जैविक चीज़ों की डिमांड जो है वो बढ़ती चली जा रही है। ठीक है? जैविक जो कृषि होती है उसमें रासायनिक उर्वरकों का या कीटनाशकों का यूज़ नहीं होता है। इसमें जो भी हमारी सामान्य चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक खाद वगैरह जैसे गोबर की खाद, है ना? खली, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो जो जैविक आगत होते हैं उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। और सस्ते आगत होते हैं, बाहर से इनका आयात करना नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई रासायनिक उर्वरक है नहीं, गोबर-वोबर की खाद इसमें यूज़ हो जाती है। तो जो भी इसमें आगत होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं और प्रतिफल अधिक रहता है इसमें। इसके अलावा वर्तमान समय में आप सभी को पता है कि इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है? जैविक कृषि की। ऑर्गेनिक जो सब्जियां हैं, ऑर्गेनिक फल हैं, वो सभी लोग ज़्यादा डिमांड में हैं आजकल। तो इसके कारण जो है बाहर के देशों में भी इसका बहुत ज़्यादा मांग रहता है, तो इनका निर्यात भी किया जा सकता है, जिससे अधिक आय की संभावना भी बनी रहती है। सारी की सारी चीज़ें जो है जैविक कृषि के लाभों के अंतर्गत कंसिडर करी जा सकती हैं। जैविक कृषि खेती करने की वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण करती है सर, उसका संवर्धन करती है। पर्यावरण संरक्षण कैसे करती है? क्या आपको पता है कि जो भी परंपरागत खेती खेती का तरीका है उसमें हम बहुत ज़्यादा उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, बहुत सारे कीटनाशक प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी भी जो है वो जहरीली होती जा रही है। तो ये मिट्टी का जहरीला होना कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या है, नुकसानदायक है, हानिकारक है। तो जैविक कृषि ऐसी पद्धति है, ये जो हमारा एनवायरमेंटल बैलेंस है इसको पुनः स्थापित करेगी, उसका संरक्षण करेगी, उसका संवर्धन करेगी। विश्व भर में सुरक्षित आहार की पूर्ति बढ़ाने के लिए जैविक विधा से उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। जैविक कृषि जो होती है महँगे आगतों के स्थान पर, महँगे आगत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा संकर बीजों का इस्तेमाल नहीं होता है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं होता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं होता है, तो महँगे आगतों का यूज़ इसमें नहीं होता है। स्थानीय रूप से बने जैविक आगतों का प्रयोग जो है इसमें होता है और ये सस्ते रहते हैं, इसी कारण इन पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उससे लाभ की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। वैश्विक बाज़ारों में जैविक कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई माँग के कारण इसके निर्यात से भी अच्छी आय की संभावना बनी रहती है। कथन है, रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों के कारण मृदा की उर्वरता क्षीण हो जाती है और हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश होता है। कारण क्या दे रखा है कि भारतीय कृषि पूरी तरीके से जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए हम जल्दी-जल्दी में कभी-कभी स्टेटमेंट लिख जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो देखिए पहला वाला कथन देखिए, रासायनिक उर्वरक और विषजन्य कीटनाशक, इसीलिए हमेशा एक आप एक अप्रोच अपनाएं कीजिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठें, ठीक है?
तो हाथ में पेन जो है वो क्वेश्चन पे चलना चाहिए। उसके जो कीवर्ड हैं उनको अंडरलाइन हमेशा करें। इससे हमको पता रहता है कि हमको क्या पूछ रहा है, क्या-क्या चीज़ें हमको गिवन है, क्या-क्या चीज़ें दे रखी हैं, पूछा क्या जा रहा है। तो हमेशा क्वेश्चन के जो कीवर्ड हैं उन पर अंडरलाइन ज़रूर करें, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। इससे पता रहता है। अगर हम बिना अंडरलाइन करे क्वेश्चन को पढ़ जाते हैं, तो हमसे जहाँ पर पूछ रहा है कि कौन-सी चीज़ है या कौन-सी चीज़ नहीं है, तो जो नहीं पूछ रहा है उसका आंसर हम दे जाते हैं उसमें, कभी-कभी ये मिस्टेक हो जाती है। इसी तरीके का ये क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने रखा था। जल्दी-जल्दी में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये दोनों सही लगेंगे, कथन कारण, ठीक है? यहाँ पे देखिए, पहला दे रखा है रासायनिक उर्वरकों और विषजन्य कीटनाशकों के कारण मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है और हमारे पर्यावरण का विनाश होता है। तो कथन सही है। कारण दे रखा है कि भारतीय कृषि पूरी तरीके से जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित है। तो यहाँ पर बस ये टर्म अगर आप भूल जाएं इसमें से, प्रश्न गलत हो जाएगा, जैविक, ठीक है। यहाँ दे रखा है भारतीय कृषि पूरी तरीके से जैविक उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित है। देखिए जैविक उर्वरक, हमारी कृषि जो है पूरी तरीके से जैविक चीजों पर आधारित कहाँ है? हमारी कृषि तो रासायनिक उर्वरकों पर आधारित है, कीटनाशकों पर आधारित है। केमिकल बेस्ड जितने भी कीटनाशक हैं, केमिकल बेस्ड जितने भी फर्टिलाइजर हैं, वो यूज हो रहे हैं। जैविक कृषि कहाँ करी जा रही है? जैविक कृषि तो अब धीरे धीरे जैविक कृषि की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो हमारी परंपरागत खेती जो है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गई है, ठीक है। तो इसमें से ए सही है, आर गलत है। तो हमेशा याद रखेंगे जब भी प्रश्न करने आप बैठें, जब भी आप मॉक वगैरह लगाएं, जहाँ से भी आप लगाते हैं या मार्केट से जो भी प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं उनको लगाएं, तो क्वेश्चन को हमेशा अंडरलाइन करते रहें। और कीवर्ड, पूरे क्वेश्चन को अंडरलाइन नहीं करना है, केवल जो कीवर्ड है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या क्या चीज़ें उसमें दे रखी हैं, उसके जो की पॉइंट हैं उनको अंडरलाइन करें, तब क्वेश्चन को समझते हुए जो है आंसर दें। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभावों के विषय में अब धीरे-धीरे क्या आ रही है, अवेयरनेस आ रही है, जागरूकता आ रही है। भारत में जो परंपरागत कृषि है, लगभग पूरी तरीके से किस पर आधारित हो चुकी है? रासायनिक उर्वरकों और जो भी विषैले कीटनाशक होते हैं उन पर, ठीक है? तो ये जैविक उर्वरकों पर आधारित नहीं है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक रूपी जो विषैले तत्व होते हैं, हमारी खाद्य आपूर्ति और जल स्रोतों में क्या है वो मिल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर और हमारे जो भी पशुधन वगैरह होते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं। इसके साथ ही जो मिट्टी की उर्वरता है उसको भी कम करते हैं और इसके साथ साथ हमारे पर्यावरण का विनाश करते हैं। एक गैस जो धान के खेत से निकलती है और वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि करती है, वो कौन सी है? मीथेन है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेज में आती है, ग्लोबल वार्मिंग में जो है कंट्रीब्यूट करती है और ये जो है धान के खेत से भी उत्सर्जित की जाती है। इसके कई सोर्सेज होते हैं, जैसे जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, जुगाली करना मतलब आपने जानवर देखे होंगे, वो बैठे बैठे मुंह चलाते रहते हैं, है ना, अपने मुंह को चलाते रहते हैं, झाग डालते रहते हैं मुंह से। तो जिस टाइम पर वो जुगाली करते हैं उस टाइम पर जो जानवर होते हैं वो भी क्या करते हैं, मीथेन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। धान के खेत से भी मीथेन उत्सर्जित होती है। इसके अलावा कोयले की खदानों से भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ जहाँ से मीथेन निकलता है। मीथेन पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में यानी वैश्विक तापमान में भी योगदान देती है। अब यहाँ से आपके यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाते हैं, इनको देखिएगा जरा। लखनऊ की चित्रकला की शैलियाँ, वॉश शैली और टेम्पा शैली, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? तो लखनऊ में चित्रकला की वॉश और टेम्पा शैलियों की शुरुआत करी थी असित कुमार हल्दार ने। 27वां प्रश्न है, कौन सी फसल पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? ये फसल चक्र, ठीक है। क्रॉप साइकिल जो होते हैं उनके दे रखे हैं प्रकार यहाँ पे, और आपको बताना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है एक वर्ष का फसल चक्र नहीं है, ठीक है। तो इसमें से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए देखें, धान मटर, ये एक साल में जो है इनका जो है प्रोडक्शन होता है। धान और मसूर की फसल, इसका एक साल में प्रोडक्शन होता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में। गन्ना पैडी की फसल, इसका भी एक साल में प्रोडक्शन होता है। ज्वार अरहर और गेहूं, ये एक वर्ष में नहीं उत्पादित किए जाते हैं, एक से ज़्यादा समय लगता है इसमें, एक वर्ष से ज़्यादा का समय लगता है। तो ये एक वर्ष का फसल चक्र नहीं है। बाकी तीनों एक वर्ष के फसल चक्र हैं। ये फसलें जनरली पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस चक्र को अपनाया जाता है। फसल चक्र होता क्या है? किसी भी निश्चित क्षेत्र में एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, नियत अवधि में फसलों को इस तरीके से उगाना कि जो भूमि है या जो जमीन है जिस पर खेती की जा रही है उसकी उर्वरा शक्ति कम से कम ह्रास हो, उसका कम से कम उसमें नुकसान हो, वो फसल चक्र कहलाता है। इसके पीछे का सीधा लॉजिक क्या है कि जब भी हम लगातार फसल पर एक ही तरह की फसल उगाते हैं, समझिएगा,
एक ही तरह की फसल अगर किसी ज़मीन पर लगातार उगाई जाएगी तो धीरे-धीरे करके उससे क्या होता है, मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है ना? तो इसी वजह से देखा होगा, चाहे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य क्षेत्र की बात करें, कहीं की भी बात करें, लगातार एक ही जैसी फसलें कभी नहीं उगाई जाती हैं, ठीक है? अलग-अलग फसलें जो है किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं। वो इसीलिए उगाई जाती हैं ताकि भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो कम से कम क्षीण हो और उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहे। अब यहाँ से ये हमारा जो प्रश्न था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो फसल चक्र हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं। धान और मसूर ये 1 वर्ष में उग कर के तैयार हो जाती हैं, 1 वर्ष की फसलें हैं। ज्वार प्लस अरहर, ठीक है? जी, ज्वार की फसल और अरहर और गेहूँ इसके साथ में, ये 2 वर्ष में जो है इसका चक्र चलता है। धान और मटर का 1 वर्ष का चक्र चलता है। धान या फिर मक्का और गेहूँ इनका भी 1 वर्ष का चलता है। धान, गेहूँ और सरसों इनका 1 वर्ष का चलता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है? धान और जौ ये 1 वर्षीय फसल है पूर्वी उत्तर प्रदेश की। गन्ना, पेड़ी और हरी खाद ये 3 वर्ष का इसका चक्र चलता है, ठीक है? ऐसे ही कुछ फसल चक्र दे रखे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, इसको मैं बोलूँगा तो इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं, तो चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है? मक्का, आलू, प्याज 1 वर्ष का है इसका। मक्का, आलू, गेहूँ का 1 वर्ष का है। धान, गेहूँ और जौ का 1 वर्ष का है। ज्वार, गेहूँ का 1 वर्ष का है और मक्का, आलू और गन्ना ये 2 वर्ष के फसल चक्र हैं। ये कहाँ के लिए है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए है, ठीक है? ऐसे ही बुंदेलखंड के लिए देखेंगे तो ज्वार, अरहर 1 वर्षीय, ज्वार, चना 1 वर्षीय, ज्वार, अरहर, परती गेहूँ, तिल, अलसी ये 3 वर्षीय, कौंदो, चना ये 1 वर्षीय, ज्वार, जौ ये 1 वर्षीय। ये किसके लिए है? बुंदेलखंड के लिए। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों में से कौन सी मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित होती है? तो नदियों के नाम दे रखे हैं टॉन्स, सई, राप्ती और वरुणा। टॉन्स, सई, राप्ती और वरुणा में से आपकी सई और राप्ती नदी जो है, ये जो है सॉरी सई और वरुणा नदी जो है, ये जो है मैदानी क्षेत्रों से उद्गमित होती हैं, ठीक है? वरुणा नदी के बारे में बात करते हैं, ये गंगा नदी की एक छोटी सहायक नदी है और ये कहाँ से निकलती है? ये प्रयागराज जिले के फूलपुर क्षेत्र के मेलहम नामक स्थान से निकलती है, जो कि वाराणसी जिले में सराय मोहना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है? निकलती कहाँ से है? प्रयागराज से। और वाराण लिखा है इसमें, ठीक है? थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। वाराणसी जिले में ये सराय मोहना के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। सई की बात करें तो ये गोमती की सहायक नदी है। सई नदी गोमती की सहायक नदी है, वरुणा नदी गंगा की सहायक नदी है। तो जो सई नदी जो है ये हरदोई जिले में पिहानी के पास बिजगवान नामक गांव से निकलती है। बिजगवान नामक गांव से निकलती है कौन सी नदी? सई नदी, ठीक है? और प्राचीन काल में यानी पुराने टाइम में इसको सई नदी को गंगा यानी आदि गंगा के नाम से भी जाना जाता था। आदि गंगा किसको कहा जाता था? सई नदी को। मैदानी क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? वो हैं गोमती, ये भी मैदानी क्षेत्र की नदी है। इसके अलावा वरुणा है, इसके अलावा सई है और ये आपकी पंडो और ईसन, ये सारी नदियां जो है उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली छोटी नदियां हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र से कौन कौन सी नदी निकलती हैं उत्तर प्रदेश की? तो टॉन्स, जिसको तमसा नदी भी कहा जाता है, चंबल, केन, बेतवा, रेहंद और कन्हार, ये नदियां दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। हिमालय से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदी कौन सी है? देखिए गंगा है, ये हिमालय से निकलती है। रामगंगा, ये भी हिमालय से निकलती है। यमुना हो गई, शारदा हो गई, राप्ती हो गई, गंडक, ठीक है? ये नदियां जो हैं हिमालय से उद्गमित होती हैं और उत्तर प्रदेश में बहती हैं। टॉन्स नदी या तमसा नदी की बात करें, ये मध्य प्रदेश में मैहर के पास, ठीक है, तमसा कुंड से निकलती है। इसकी मुख्य सहायक नदी जो है बेलन है। टॉन्स की सहायक नदी बेलन है। ये प्रयागराज के निकट सिरसा के पास में गंगा नदी में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के कौन से स्थानों पर जो है रेलवे मंडल के मुख्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में केवल 2 मंडल के रेलवे मुख्यालय हैं, प्रयागराज में और गोरखपुर में, ठीक है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो गोरखपुर में है और प्रयागराज में जो मुख्यालय है वो किसका है? वो उत्तर मध्य रेलवे का है, एनसीआर का है। भारत के अन्य रेल मंडल और उनके मुख्यालयों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, सारे मंडल और मुख्यालय। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल, कोंकण रेलवे नवी मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता में है, पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर में है, उत्तर रेलवे नई दिल्ली में है, पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्चगेट मुंबई में है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद और दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। ये कुछ जो प्रमुख आपके मुख्यालय हैं, मतलब सारे ही हैं प्रमुख, क्या सारे ही लिख दिए हैं मैंने, ठीक है। तो ये सभी मुख्यालयों के नाम हैं जो कि रेलवे के मुख्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को प्राचीन समय में सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो सूकर क्षेत्र कहा जाता था सोरों क्षेत्र को, ठीक है। कासगंज के पास में सोरों पड़ता है। ये जो है प्राचीन टाइम में सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कासगंज जो जिला मुख्यालय है उससे लगभग 15 किलोमीटर दूर सोरों क्षेत्र है। इसको प्राचीन समय में सूकर क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ये कासगंज जिले में एक पवित्र धार्मिक स्थल के रूप में भी देखा जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में इसको तीर्थराज भी कहा गया है। यहाँ 108 सिद्ध पीठों में से एक जयापीठ और प्राचीन वराह मंदिर, ठीक है। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार कहा जाता है वराह को, ठीक है। तो प्राचीन वराह मंदिर और जयापीठ जो है ये जो है यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा इसका जो पुराना नाम है, पौराणिक नाम की बात करें तो इसको ऊखल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता था प्राचीन समय में। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस स्थान को 2021 में तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जैन और बौद्ध आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा जैन पॉपुलेशन ललितपुर में और सबसे ज़्यादा बौद्ध पॉपुलेशन आगरा में, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो इसका जो डेटा मैंने रखा है इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, ठीक है। ये आ जाता है। इस तरीके से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि अलग अलग कम्युनिटीज़ के हिसाब से इनको आरोही अवरोही क्रम में लगाओ। उत्तर प्रदेश में कौन सी कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है, कौन सी कम है। तो आपको पता है हिंदू मुस्लिम सबको पता है कि ये पहले दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा जो बचे हुए 3-4 हैं उनमें से पूछता है हमेशा। हिंदू सबसे ज़्यादा है 79.73%। और इसके साथ साथ ये भी जानिए कि सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या प्रयागराज में है, सबसे कम हिंदू जनसंख्या हमीरपुर में है। मुस्लिमों में देखें तो 19.26% है पूरे पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना का डाटा है। अभी तो मतलब ये काफ़ी चीज़ें इसमें चेंज हो गई होंगी। वैसे बात चल रही है कि सितंबर में जनगणना जो है वो हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है मुस्लिमों की मुरादाबाद में है, सबसे कम जनसंख्या हमीरपुर में है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ठीक है। सिख जो है इसकी पॉपुलेशन पूरे यूपी में 0.32% है। सबसे ज़्यादा सिखों की पॉपुलेशन लखीमपुर खीरी में है और ये सबसे कम कहाँ पे है? संत रविदास नगर में है न्यूनतम जनसंख्या। ईसाइयों की संख्या 0.18% है। सबसे ज़्यादा ईसाई लखनऊ में, सबसे कम ईसाई हमीरपुर में। जैनों की संख्या है 0.11% और ये सबसे ज़्यादा है ललितपुर में जैन और सबसे कम है श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा बौद्धों की संख्या आगरा में है, सबसे कम बौद्ध हैं ललितपुर में। और बौद्धों का टोटल परसेंटेज अगर निकाला जाए पॉपुलेशन में तो 0.10% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश से वर्ष 1846 में प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार सरदल अखबार जिसका नाम था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये आगरा से प्रकाशित हुआ था। आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सी फैंक ने 1840 में आगरा से ये सरदल अखबार जो है उर्दू में प्रकाशित करवाया था। कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं उत्तर प्रदेश के, वे कहाँ कहाँ हैं? हुलासखेड़ा ये लखनऊ में है। बांसखेड़ा कानपुर, सॉरी ये यहाँ पे देखना है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो ये बांसखेड़ा कानपुर में नहीं है, शाहजहाँपुर में है। अतरंजी खेड़ा ये मोस्ट पॉपुलर साइट है, ठीक है। ये कहाँ पे है? एटा में है। काकंडी ये देवरिया में है। बांसखेड़ा याद रखेंगे, बांसखेड़ा कानपुर में ना होकर के कहाँ पे? शाहजहाँपुर में है। उत्तर प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की मज़ार ये कहाँ पे है? अमेठी रामनगर में है। जेतवन विहार ये श्रावस्ती में है। मणि पर्वत ये आपका कहाँ पे है? अयोध्या में। सुकमा डुकमा बांध ये आपका झांसी में, ठीक है। किस नदी पर पड़ता है? ये बेतवा नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी रूप से पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की स्टार्टिंग की गई थी 24 जनवरी 2018 को। ये योजना किससे संबंधित थी? इस योजना के तहत देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हो जाते हैं, चाहे वो आर्मी से हों, चाहे वो जो अर्धसैनिक बल हों, उनसे हों, वे जिस ग्राम के हैं उन ग्रामों को शहीद ग्राम का दर्जा दिया जाना और गाँव में जो भी संपर्क मार्ग बनेगा, लिंक रोड बनेगा, उसका नाम गौरव पथ रख दिया जाना इस योजना का जो है भाग था। उसके तहत ये सारी चीज़ें करी जानी थी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में दुर्लभ करेली मिट्टी, ठीक है, ये मिट्टी का प्रकार है करेली मिट्टी। तो किस क्षेत्र में करेली मिट्टी से बनी पर्यावरण फ्रेंडली मूर्तियाँ, इको फ्रेंडली मूर्तियाँ और बर्तनों की देश विदेशों में अच्छी डिमांड है? तो ये जो मूर्तियाँ और बर्तन करेली मिट्टी से बनते हैं इको फ्रेंडली, ये मिर्ज़ापुर में
बनते हैं, ठीक है? जिनकी देश-विदेश में भी काफ़ी डिमांड रहती है। सम्मिलित करना है, कुछ कलाकारों के नाम दे रखे हैं, वे किस घराने से संबंधित हैं? बिंदादीन महाराज, ये लखनऊ घराने से संबंधित हैं। ध्रुवतारा जोशी, इटावा घराना। भीमसेन जोशी, किराना घराना। केसर भाई केरकर, अतरौली घराना। सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बिंदादीन, ठीक है? तो बिंदादीन जो है ये अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जो कत्थक नृत्य होता है उसके एक आचार्य थे, कत्थक नृत्य सिखाते थे। ध्रुवतारा जोशी ये इटावा घराने के प्रमुख सितार वादक थे। तो ये जो इटावा घराना है सितार वादन से जुड़ा हुआ घराना है। ये घराना सितार वादन के लिए प्रसिद्ध था। इसको गौरीपुर घराना का नाम भी दिया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ प्रमुख व्यक्ति जैसे सुरजन सिंह, विलायत खां, इनायत खां, इमदाद खां, ये जो है किस घराने से संबंधित हैं? इटावा घराने से संबंधित हैं। ये सभी प्रमुख सितार वादक थे। भीमसेन जोशी जो है ये किराना घराना के प्रमुख गायक हैं। इसका मूल स्थान कहाँ पे है किराना घराना का? तो ये मुज़फ़्फ़रनगर ज़िले का जो एक स्थान है कैराना, ठीक है? कैराना अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो कैराना को ही किराना पहले बोला जाता था, तो उसी के नाम पे इसका नाम जो है किराना घराना पड़ा। इसके संस्थापक थे वंदे अली खां, ठीक है? किराना घराना के और ख़याल गायकी के लिए ये घराना जो है जाना जाता है। इस घराने के गायकों में हैं अब्दुल वहीद खां, अब्दुल करीम खां, नन्हे खां, बालकृष्ण बुबा, गंगूबाई हंगल, ये पूछी गई हैं कई बार। नन्हे खां से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है कई बार। सरस्वती राणे, हीराबाई बड़ौद, तारापा चक्रवर्ती, ये सभी जो हैं क्या हैं? आपके किराना घराने के प्रमुख गायक हैं। इसके बाद में आता है अतरौली घराना। ये ध्रुपद धमार गायन के लिए जाना जाता है। कौन से गायन के लिए? ध्रुपद धमार गायन के लिए जाना जाता है। इसकी स्थापना अलीगढ़ के निकट अतरौली गाँव में किस-किस के द्वारा की गई थी? काले खां और चाँद खां, ठीक है? इसके संस्थापक थे कि अतरौली सॉरी अतरौली घराने के लिए काले खां और चाँद खां दोनों के नाम याद रखेंगे। इसके कुछ प्रमुख गायक जो हैं वो हैं किशोरी अमोनकर, रत्नाकर पई, पद्मावती, शालीग्राम गोखले, मल्लिकार्जुन मंसूर। ये किस घराने से संबंधित हैं? अतरौली घराने से संबंधित हैं। 38 क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाले राज्यों का जो अवरोही क्रम है वो कौन-सा है? सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है सर? महाराष्ट्र में। उसके बाद में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, ठीक है? ये क्रम याद रखेंगे। ये आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तो ये हैं सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। और यहाँ पर इसके साथ-साथ ये भी याद रख लीजिए कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं? सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है? तो उसमें सबसे कम पे आता है सिक्किम, फिर इसके बाद में अरुणाचल, फिर नागालैंड और फिर मिज़ोरम। अगला क्वेश्चन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, ये गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं। दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा जिले में हुआ था, ठीक है? इन्होंने एकात्म मानववाद के दर्शन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। इन्होंने स्वदेश नाम से एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राष्ट्र चिंतन नाम की। ये तीनों कथन सही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था। मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई थी? मुगल सराय में 1968 में। इन्होंने कुछ पत्रिकाएं निकाली। राष्ट्रधर्म ये मासिक पत्रिका थी, पांच जन्य ये साप्ताहिक पत्रिका थी और स्वदेश नाम का जो डेली न्यूज़पेपर था वो भी इन्होंने निकाला था। इनकी पुस्तकें हैं राष्ट्रचिंतन, जगतगुरु शंकराचार्य, सम्राट चंद्रगुप्त और अखंड भारत क्यों। ये पुस्तकें जो है दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा लिखी गई। आज का अंतिम प्रश्न है सर, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगंवा क्षेत्र ये किस जिले में स्थित है? तो राजगंवा क्षेत्र जो है ये बांदा का एक क्षेत्र है जो कि बॉक्साइट के भंडारों के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। 8वां दिन आज कंप्लीट हो चुका है। कल का क्लास आपको किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। कल ज्योग्राफी के बहुत धांसू क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ मैं आपके लिए और जो कि आपको मज़ा आएगा उसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी हैं जो उसमें मैंने क्लियर करे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और थोड़ा-सा लंबा हो सकता है वीडियो, लगभग डेढ़ पौने 2 घंटे तक जाएगा अगर मैंने थोड़ा-सा स्लो और ठीक तरीके से या मतलब स्लो एक्सप्लेनेशन करते हुए अगर मैंने उसको लिया तो वो लगभग डेढ़ पौने 2 घंटे का वीडियो को ज़रूर देखना है उसको। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जैसे क्लासेस तो आपको पता है कि जितनी भी चीज़ें मैं कराता हूँ उसकी क्लासेस हमेशा फ्री रहती हैं और जो भी चीज़ें कंटेंट मैं तैयार करके लाता हूँ उससे जुड़ी हुई जो वीडियो है वो मैं कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि भाई भाई इतना बड़ा कोचिंग संस्थान नहीं है अपना, हम इंडिविजुअल आदमी है और इसलिए फ्री रखते हैं सारी चीज़ें। लेकिन क्या है ना कि आप में से बहुत सारे लोग पीडीएफ 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 चिल्लाते रहते हैं। तो आपको पता है कि जब भी ये मैंने महसूस किया है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा इस चीज़ को, ये मैंने रियलाइज़ किया है इस चीज़ को कि जब भी आप मेहनत करके कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, कोई कंटेंट बनाते हैं या
चीज़ों में दिमाग लगाते हैं, फिर उसके बाद में कोई चीज़ आपने बनाई और उसको आप ऐसे ही फ्री में बाँट रहे हैं, तो कभी-कभी क्या होता है कि ना लोग वैल्यू नहीं करते उसकी, वो पड़ी रहती है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में देखा है, 2023 का जो पीसीएस प्रीलिम्स था उसके टाइम पे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को दी थी, लेकिन वो किसी ने नहीं देखी यार, है ना? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैंने कोई धंधा चालू कर दिया है या कोई वो अलग चीज़ें चालू कर दी हैं। मेरा नेचर जो लोग मुझसे बात कर चुके हैं 1 आध 2 बार उनको पता होगा कि मैं किस तरीके का आदमी हूँ। तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं मतलब खुद को ये नहीं समझता कि भाई मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, है ना? मैं प्रयास करता हूँ बस, मैं कोशिश करता हूँ अच्छा करने की, उससे अगर किसी को फ़ायदा मिलता है तो ठीक है मेरे लिए थोड़ा-सा एक सैटिस्फैक्शन की चीज़ होती है। तो इस वजह से ये भी जो भी पीडीएफ हैं, अब तक जो 100 दिनों तक मैं जो भी पीडीएफ आपको दूँगा जीएस और हिंदी की, वीडियो सबकी ऐसे ही डालूँगा। कोई भी ऐसी नहीं होगी कि एक वीडियो भी मैं मिस कर दूँ बीच में से मैंने कुछ अलग बना दिया। और बिल्कुल ओपन एंड शट चीज़ रहती है मेरी, जो चीज़ें वीडियो में दे रहा हूँ उसी पी वो वही सारी चीज़ें पीडीएफ में होंगी, कुछ अलग तो नहीं है और कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर कोई जैसे मैंने इसी वजह से वो सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ वगैरह जो इसकी है, वो मैंने पेड कर दी है और पेड भी मैंने कोई बहुत ज़्यादा उसमें नहीं करा है। वो 3 महीने तक ये चलेगा पूरा आपका क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है। तो उसमें 3 महीने हैं तो पर महीने के लिए ₹100 एक तरह से। 1 महीने तक जो भी पीडीएफ आप लेंगे उसके लिए ₹100, दूसरे महीने के लिए भी ₹100, ₹30 के लिए भी, तीसरे महीने के लिए भी ₹100। तो ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है ना? और इसके लिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा ये भी नहीं करता कि नहीं लेना, लेना, लेना। मैं हमेशा क्लियर कहता हूँ। जिन लोगों ने ली है पीडीएफ उनसे भी मैंने पहला लाइन यही बोला होगा, पहले सैटिस्फाई हो जाओ भैया, सैटिस्फाइड हैं अगर देख के वीडियो में। जो वीडियो में है वही पीडीएफ में मिलेगा। पीडीएफ से बस इतना फ़ायदा हो जाएगा आपको कि 10 मिनट लगेंगे आपको रिवीजन करने में। 10 से 15 मिनट में आप उसको एक बार नज़र डाल लोगे, रिवाइज़ कर लोगे, ठीक है? वीडियो को स्पीड में करके देख लोगे तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो पीडीएफ से एक रिवीजन में थोड़ा-सा हेल्प मिल जाएगा। बाकी इसकी भी अगर मैं ऐसे ही बाँटने लग जाऊँ तो फिर लोग कदर नहीं करते हैं। आपको पता है वैसे भी 500, 600, 700 तक व्यू हमारे पहुँचते हैं, 400 पहुँचते हैं। पीडीएफ दे दूँगा तो ये 100 भी नहीं देखेगा कोई। और कोई आदमी 6-7 घंटे काम करके, 5-6 घंटे काम करके कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसको 50 आदमी भी नहीं देखते हैं, तो फिर थोड़ा डिमोटिवेशन होता है ना? बाकी मैं सिर्फ़ रिज़ल्ट पर यकीन करता हूँ। जिस दिन पेपर आएगा तो हम दिखाएँगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, वैसी हैं, कैसी हमने कराई या वैसे ही हमने आपका टाइम बर्बाद किया। ये चीज़ें जिस दिन एग्ज़ाम होता है मैं हमेशा दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से दिखाता चला आया हूँ, ठीक है? तो कोई इतना बड़ा हमारे पीछे कोई एक टीम काम नहीं कर रही है कि बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट इन चीज़ों का दूँ मैं। वो बस इसीलिए है कि आपके जो बार-बार फ़ोन आते हैं, बार-बार मैसेज आते हैं, बार-बार कमेंट आते हैं, तो उनका जवाब मैं क्या दूँ? वही सेम चीज़ होती है, तो उस वजह से मैंने पीडीएफ को पेड कर रखा है, ठीक है? बाकी अलग कुछ भी नहीं है, ये आप सोच रहे हो कि मैं अलग से कुछ दे रहा हूँ पीडीएफ में, नहीं दे रहा हूँ। हेल्प हो जाएगी बस इतनी हेल्प हो जाएगी क्योंकि इसका रिवीजन आप करेंगे तो वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, थोड़ा-सा 10-15 मिनट भी अगर उसको नज़र मार लेंगे एक बार तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँगी। आसानी से रिवीजन हो जाएगा, है ना? बाकी वीडियो फ्री थी, फ्री रहेंगी हमेशा, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और हिंदी स्टार्ट हो रही है आपकी ट्यूसडे से और हिंदी में इस तरीके से हिंदी में बड़ा कन्फ्यूजन चल रहा है आरओ के लिए, आपको पता है। कोई कह रहा है ये बुक पढ़ो, कोई कह रहा है वो बुक पढ़ो, ये यहाँ से और वो फलाने की बुक, ढिकाने की बुक। एक बुक उठा लो यार कोई भी। देखिए उसमें थोड़ी-सी एक समस्या रहती है एरर वाली, ये गलतियाँ किस बुक में हैं और ये वो है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हर बुक में आती हैं। तो वही एक बुक फ़ॉलो करो और बुक फ़ॉलो आपने करी भी होगी जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास कोई ना कोई बुक होगी, तो 50 तरह की किताबें मत इकट्ठे करना, एक किताब लेना, कोई भी ले लेना। जैसे मैं कहता हूँ वो डिकोड एग्ज़ाम वाली किताब है, हिंदी वाली वो ठीक है, बिल्कुल संक्षेप में है और आराम से कम टाइम में कवर करी जा सकती है। इसके अलावा मेरा हमेशा से चॉइस रही है आदित्य पब्लिकेशन। अभी भी जैसे कोई कुछ आरओ का पेपर हुआ आपका, पिछला हुआ या आगे भी जो हुआ, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब आदित्य वाली किताब में से आपको मिल जाएँगे। तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50 तरह की स्ट्रैटेजी देखोगे, 50 तरीके के टॉपर के इंटरव्यू देखोगे, उसमें से आपको 50 तरह की किताबों के नाम मिलेंगे, है ना? तो इतना ज़्यादा उसको हाइप बनाने की ज़रूरत नहीं है कि हाय रे! हिंदी कहाँ से होगी? एक किताब में से हिंदी के सारे क्वेश्चन मिल जाएँगे आपको। अब मैं जो आपको हिंदी की पीडीएफ दूँगा, तो मैं ऐसे नहीं दूँगा कि किताब बना के दे दूँगा उसकी, किताब नहीं देंगे। उसका बहुत ही क्रिस्प मटेरियल मैं आपको दूँगा, मतलब बहुत कम। जैसे आप देखेंगे पर्यायवाची हैं, तो कम से कम 1000 पर्यायवाची दे रखे होंगे, उसमें कम से कम 500-600 पर्यायवाची देंगे, मैं आपको 100 दूँगा। तो मतलब चीज़ों को मैं शॉर्ट लिस्ट करके दूँगा और कम से कम चीज़ और एकदम कह सकते हैं कि जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ होगी वो मैं आपको दूँगा उसमें, है ना? तो वो सारी चीज़ें रहेंगी और मैं बता रहा हूँ हिंदी आप इतना भी कर लेंगे, आपने कोई बुक अगर पहले थोड़ी बहुत पढ़ रखी होगी और जो मैं दूँगा उसको आप पढ़ लोगे, उसके अलावा जितने भी टेस्ट कराऊँगा मैं हिंदी के वो आप कर लोगे, आपका आराम से वही मतलब 55-55 का टारगेट जो लेके चल रहे हैं 50-55 तो 55 प्लस ही मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ से मिला करके दिखाऊँगा मैच करके गारंटी के साथ में। है ना? तो बने रहिए और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा बहुत, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सही चीज़ें लोगों तक पहुँच पाएँ और लोग कहीं न कहीं जो चल रहा है आजकल फालतू का कचड़ा-पचड़ा, उससे कहीं न कहीं थोड़ा-सा
बचे रहें, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, कल एक नई वीडियो के साथ में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।